नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। अर्थात सूक्ष्मजीव हमारा मित्र है या शत्रु, और वो कैसे, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं इस क्लास को। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु परंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड और रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई है? सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप 2.1 कहता है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए और इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? दोस्तों निश्चित तौर पर आप जब ये परीक्षण करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। चूंकि अभी तक आपने सूक्ष्म जीवों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखा होगा, लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद अब निश्चित तौर पर सूक्ष्म जीवों को बड़े ही आराम से देख पाएंगे। दूसरा क्रियाकलाप है, एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए, और इस परीक्षण को करने के बाद भी निश्चित तौर पर आप सूक्ष्म जीवों को जरूर देख पाएंगे। आगे कहता है कि क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते दिखाई दे रहे हैं? इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं आप। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, और यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के चित्र यहाँ दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जीवाणु है, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शैवाल। शैवाल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, क्लैडोमोनास और स्पाइरोगायरा। और यहाँ पे प्रोटोजोआ का उदाहरण दिया गया है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि यह शैवाल है और ये प्रोटोजोआ है। और यहाँ पर आप कवक को देख सकते हैं कि ये ब्रेड मोल्ड है, यानी ये इसी प्रकार का कवक होता है जो ब्रेड और रोटी पर उग जाता है। और पेनिसिलियम, इससे दवा बनाया जाता है। और ये है एस्परजिलस। और ये तीनों कवक का उदाहरण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विषाणु, ये विषाणु का एक प्रतिरूप होता है, आप देख सकते हैं। कहता है विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं, ये सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ये कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू बोलते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। और कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा में भी विषाणु ही होते हैं इसके कारक। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग, जिसे टीबी रोग कहते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। कहता है इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये सूक्ष्मजीवों के प्रतिरूप है। और अब यहाँ पर कहता है कि ये सूक्ष्मजीव जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। कहता है सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल और कवक। यानी कि कुछ कवक और शैवाल एक कोशिकीय होते हैं और कुछ शैवाल और कवक बहुकोशिकीय भी होते हैं। कहता है कि यह बर्फीले शीत से उष्ण यानी कि गर्मी स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यानी कि ये सूक्ष्मजीव बर्फीले इलाकों में भी रह सकते हैं और गर्म इलाकों में भी रह सकते हैं। ये हर जगह पनपते हैं। कहता है यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, और कुछ सूक्ष्मजीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और सर्वाइव करते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों के शरीर में रहते हैं या उस पर निर्भर होते हैं। कहता है अमीबा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो अकेले रह सकता है, बाकी सूक्ष्मजीव ग्रुप में रहते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु, ये सब समूह में रहने वाले जीव हैं। अब आगे है सूक्ष्मजीव और हम। कहता है सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहता है सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक। सूक्ष्मजीवों में रोग के कारक है। आइए हम इसको विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं।
यानी कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक है, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव जो है सो रोग का कारक होता है, यानी कि जीवों के शरीर में होने वाले जो रोग है वो सूक्ष्मजीवों से ही होता है, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होता है। और वो कैसे होता है हम लोग आगे समझेंगे। आगे कहता है कि मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी कि हमारे साथ जो दोस्ताना व्यवहार करता है, जो हमारे लिए फायदेमंद सूक्ष्मजीव है, वो किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कहता है कि सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग दही जमाने के लिए, दूध से दही जब बनता है तो उसमें सूक्ष्मजीव की ही भूमिका होती है, अन्यथा दूध से दही बन ही नहीं पाता कभी। साथ ही ब्रेड जो बनता है सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है, जो ईस्ट होता है। केक बनाने में भी किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। कहता है कि प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है, यानी कि जो शराब का निर्माण होता है उसमें सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। कहता है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, यानी कि सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष, यानी कोई जीव जब मर जाता है तो उसको खत्म सूक्ष्मजीव कर जाते हैं, उसे चट करके, उसे खा करके, विष्टा इत्यादि। इसका अपघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बन, यानी कि ये सब जो गंदगी है, यानी कि कार्बनिक अपशिष्ट, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, यानी कि सब्जियों के छिलके, घर की रसोई से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बेकार के होते हैं, उसको ये सारी सूक्ष्मजीव चट कर जाते हैं। जंतु जब कोई मर जाता है और बहुत सारी गंदगियां जो होती है वो सबको ये सूक्ष्मजीव नष्ट कर देता है, उसका अपघटन कर देता है। और जब अपघटन होता है तो उसे, यानी कि हानि रहित पदार्थ का निर्माण होता है। कहता है कि स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आपको पता होगा कि बहुत सारी दवाइयां सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनाया जाता है, जैसे पेनिसिलियम, इसका उपयोग दवा के निर्माण में किया जाता है और ये सूक्ष्मजीव है कवक। और साथ ही आपको पता होगा कि कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए केचुआ का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो गोबर वगैरह को सड़ा करके उसे अच्छा एक उर्वरक बना देता है, अच्छा खाद बना देता है। और साथ ही नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने के लिए दलहन पौधे के जड़ों में जो गांठें होती है उसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव होता है जो अनेक कारणों से हम लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य करता है। दही एवं ब्रेड बनाना, हमारे यहाँ दही और ब्रेड का निर्माण जो होता है वो सूक्ष्मजीव की सहायता से ही होता है। जैसे कि दही, कहता है दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जरण कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु जिससे पनीर का निर्माण होता है, अचार का निर्माण होता है, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होता है। रवा यानी कि सूजी, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है, यानी कि दही का निर्माण किससे होता है? लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और फिर इस दही का उपयोग पनीर बनाने के लिए किया जाता है, अचार बनाने के लिए किया जाता है तथा इडली, डोसा वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये दही नहीं जमेगा, यानी लैक्टोबैसिलस नहीं होगा, तो दही नहीं जमेगा, और जब दही नहीं जम पाएगा तो ना तो ये सूजी बन पाएगा और ना तो इडली और ना ये भटूरे बन पाएगा, जिसका स्वाद आप बहुत ही चाव से लेते हैं। कहता है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता करते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। यानी कि वो क्या करता है, ईस्ट जो एक सूक्ष्म जीव है वो चावल के आटे में मिल करके किण्वन कर देता है, जिससे इडली और डोसा बनाने में सहायता होता है। कहता है एक बर्तन में हाफ किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी सी मात्रा यानी कि एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? आप अपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी कि फूला हुआ पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ईस्ट के कारण उसमें खमीर होती है जो उठ जाती है। कहता है ईस्ट तीव्रता से जलन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे जिसमें ब्रेड और पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। यानी कि ईस्ट जो एक सूक्ष्मजीव है, इसके उपयोग से क्या होता है? ब्रेड बनता है, पेस्ट्री बनता है और केक वगैरह सारे का निर्माण होता है। यानी कि ना तो सूक्ष्मजीव होगा और ना तो आप ब्रेड खा पाएंगे और ना तो केक खा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग, अर्थात सूक्ष्मजीवों का व्यावसायिक उपयोग, यानी कि उद्योग धंधे में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। कहता है बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अल्कोहल के निर्माण में, यानी कि शराब के निर्माण में, यानी कि एसिटिक एसिड के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का बड़ा ही उपयोग किया जाता है। कहता है जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में
जो शर्करा उपस्थित होता है, उसमें एक तत्व उपस्थित होता है जिसका नाम शर्करा है, और उसमें ईस्ट को मिला दिया जाता है। और जब इन पदार्थों में ईस्ट को मिला दिया जाता है तो फिर ये ईस्ट क्या करता है, शर्करा के साथ अभिक्रिया करके उसको अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार से अल्कोहल यानी कि शराब या अल्कोहल जो तत्व होता है उसका निर्माण होता है। जो लोग पीते हैं तो फिर उसे नशा आता है, और इस प्रकार से बड़े पैमाने पर ईस्ट की सहायता से यानी कि सूक्ष्मजीव की सहायता से शराब का निर्माण किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ईस्ट के बदौलत एक बड़े शराब उद्योग का संचालन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4 कहता है कि 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। कहता है इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, इसे 4 या 5 घंटों के लिए उष्ण यानी कि गर्म स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ करके देखिए। कहता है कि अगर आप ये प्रयोग करेंगे उसके बाद आप जब आधा घंटा के बाद 4 से 5 घंटा के बाद आप उसे सूंघेंगे तो शराब और अल्कोहल का सेंट इसमें आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है। आगे लिखा हुआ है कि यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी कि चीनी यानी कि शर्करा में जब ईस्ट मिलाया जाता है तो ये ईस्ट शर्करा यानी कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, किण्वन, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी 1857 ईस्वी में। सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग कहता है जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, अर्थात ये इंजेक्शन आप पेनिसिलिन इंजेक्शन बोल सकते हैं या अन्य कोई प्रतिजैविक दवा या इंजेक्शन कर सकते हैं या कैप्सूल कर सकते हैं। ये सारा किससे बनता है, सूक्ष्म जीव से बनता है। यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव से औद्योगिक उपयोग के लिए बड़ा ही पैमाना पर इसका उपयोग किया जाता है दवाइयों के लिए। कहता है यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा अंग्रेजी में इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। कहता है आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, और इसके उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। और ये सारी दवाइयां जो एंटीबायोटिक कहलाती है यानी प्रतिजैविक कहलाती है, और इसका निर्माण किससे होता है, जीवाणु से और कवक से होता है। और ये दोनों क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये क्या है, सूक्ष्म जीव है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों से बड़े पैमाने पर दवाइयों का उपयोग किया जाता है, और वह भी कौन सी दवाई, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई का निर्माण होता है। कहता है सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है ये सारी दवाइयां, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाइयां जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि इन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन किया जाता है और फिर इसका उपयोग इन दवाइयों को निर्माण में किया जाता है। कहता है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। आप देख सकते हैं कि जीवाणु को फफूंद द्वारा जब मारा गया दूसरे जीवाणु, तब इसको एक आइडिया आ गया इनको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और तब जाकर के इन्होंने क्या किया कि पेनिसिलिन दवा का निर्माण किया। और इस दवा के कारण क्या हुआ कि जो बीमारियां होती है यानी कि सूक्ष्मजीवों के कारण जो शरीर में बीमारियां होती है, इस सूक्ष्म जीव से बना हुआ पेनिसिलिन दवा को लगा करके इंजेक्शन के रूप में, और फिर शरीर में पहले से मौजूद जो बीमारी का कारक जो जीवाणु है, विषाणु है या सूक्ष्म जीव है, उसको मार करके रोगों से लोगों को छुटकारा दिलाता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे रोग से भी उबरने में हमें सहायता प्रदान करता है। कहता है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में, पशु आहार यानी कि जानवर जो खाते हैं, और कुक्कुट आहार यानी कि मुर्गा वगैरह जो खाता है, जो मुर्गियां जो पाला जाता है उसके जो आहार दिए जाते हैं में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। यानी कि पशुओं में जो रोग हो जाते हैं और मुर्गियों में जो रोग हो जाते हैं, ऐसे कई पक्षियां पाला जाता है जिसका व्यवसायिक उपयोग के लिए पाला जाता है, तो उनमें जो बीमारियां होता है उसको रोकने के लिए प्रतिजैविक दवाइयों को उनके आहार में मिला दिया जाता है, और जब वो जानवर खाते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार का प्रतिजैविक क्षमता उत्पन्न हो जाता है, और इससे क्या होता है कि उसके अंदर बीमारियां नहीं आता और इस प्रकार से वो रोगों से बच पाते हैं। अतः प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग
नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो पौधे में रोग हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फल के पौधे होते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया, केला हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे फल के पौधे या पेड़ हैं, जब उसमें बीमारियां हो जाता है तो वो पौधे बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाते हैं, फल नष्ट हो जाते हैं। उन बीमारियों को रोकने के लिए और पौधों को बचाने के लिए, फल को बचाने के लिए कि प्रतिजैविक दवा का उपयोग किया जाता है। कहता है ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवा लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। कहता है यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषाणु द्वारा जो होने वाला रोग है उसमें प्रतिजैविक दवा काम नहीं करता है, जैसे कि सर्दी, जुकाम और फ्लू रोग, इसमें आपको प्रतिजैविक नहीं लेना है, यानी कि एंटीबायोटिक दवा नहीं लेना है। और साथ ही कहता है कि जब भी आप एंटीबायोटिक दवा लें तो डॉक्टर की सलाह से लें, अन्यथा होगा क्या, अपने मन से दवा को खा लेंगे और दवा का डोज ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपके शरीर में इसका बुरा असर पड़ेगा। अगली बार जब आप बीमार पड़ेंगे और जब आप दवा लेंगे तो आपके शरीर पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको यूज करके अपने शरीर पर होने वाले असर को आपने बेअसर कर दिया है। इसलिए आप कभी भी अपने से एंटीबायोटिक दवा नहीं लें, जब भी लें डॉक्टर की सलाह से लें। साथ ही जब आप बिना डॉक्टर की सलाह से खाते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दवा का ओवरडोज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में उपयोगी जीवाणु है वह भी नष्ट हो जाता है, और इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक दवा अपनी मर्जी से नहीं खाएं, बल्कि डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। वैक्सीन यानी कि टीकाकरण, आपने देखा होगा कि शिशु और बच्चों को टीका लगाया जाता है, बट क्यों लगाया जाता है इसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। कहता है कि जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी कि रोग को फैलाने वाले सूक्ष्मजीव जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को जब यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने वाला, यानी कि मान के चलिए को पोलियो का आपने खुराक पी लिया, उस दवा के कारण आपके शरीर में इस प्रकार से एंटीबॉडी उत्पन्न होगा कि जब भी कभी पोलियो की वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो उस वायरस को देखते ही आपका शरीर पहचान लेगा और उसे वहीं पर तुरंत मार के खत्म कर देगा, और इस प्रकार से आप पोलियो रोग से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आपको पोलियो रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होता है जिसका आपको टीकाकरण करवाना होता है, और टीकाकरण करने से क्या होता है कि भविष्य में होने वाले उस रोग से आपका शरीर सुरक्षित हो जाता है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को टीकाकरण करा दिया जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी उस प्रकार की बीमारी उसको ना हो। कहता है अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। कहता है कि ये प्रतिरक्षी दवाएं इतनी प्रभावी होती है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है या निष्क्रिय होता है और उसके शरीर में अगर कोई सूक्ष्मजीव को प्रवेश करा दिया जाए, उसके शरीर में जो एंटीबॉडी पहले से उत्पन्न है वो फिर से पुनः जागृत होकर के और रोग उत्पन्न करने वाली जो जीवाणु है उसको नष्ट कर देता है। कहता है यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, यानी कि जब आप टीकाकरण करते हैं तब से लेकर के आपकी मृत्यु तक, यानी मृत्यु के उपरांत भी आपके शरीर में ये प्रतिरक्षी दवाएं ऐसी एंटीबॉडी उत्पन्न करके रखता है जो आपके शरीर को पूरी तरह से इन सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखता है जो रोग के कारक होते हैं, तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा भी होती है। यानी कि आप टीकाकरण करते हैं तो आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है इन रोग कारक सूक्ष्मजीवों से, इन रोग कारक सूक्ष्मजीवों से। कहता है इस प्रकार टीकाकरण यानी कि वैक्सीन कार्य करता है। कहता है हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी कि टीके द्वारा रोका जा सकता है। कहता है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1898 में चेचक के टीके की खोज की थी पहली बार। कहता है आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके यानी कि वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? कहता है इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। कहता है सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नजदीकी अस्पताल में ले जा करके वहां पर इन सारी बीमारियों के टीके लगवा दिए जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस और हैजा, क्षय और चेचक वगैरह बीमारियों का। और साथ में आपने देखा होगा कि पोलियो का खुराक दिया जाता है, यानी कि ड्रॉप दिया जाता है जो बच्चों को मुंह में पिलाया जाता है। कहता है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए आपने टेलीविजन अथवा समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी कि पल्स पोलियो देखे होंगे। ये बड़े पैमाने पर इसका अभियान चलता था, बट अब ये कम हो गया है, लेकिन फिर भी पिलाया जाता है। और यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के बच्चे, तो आप उसको पिला सकते हैं।
कहता है पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीकाकरण है, यानी कि वैक्सीन है। कहता है चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां का दवा है, यानी कि टीका है, उसका उत्पादन सूक्ष्मजीवों से होता है और उन दवाओं का उपयोग मनुष्य करते हैं और अनेक जंतुओं को जब उसमें रोग हो जाते हैं तो उससे बचाव के लिए उसका टीकाकरण किया जाता है या तो टीका लगाया जाता है। कहता है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ये मिट्टी की उर्वरता है, हमारे सूक्ष्म जीव सिर्फ हमें प्रतिरक्षा शक्ति या फिर दूध को दही में बनाना या शराब का निर्माण करना ही नहीं करता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि कर देता है। कहता है कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। यानी कि कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78% के आसपास में, आपने देखा होगा 78% कंप्लीट जो है सो नाइट्रोजन है, उसको क्या करते हैं हमारी मिट्टी में उसको स्थिर कर देते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि मृदा में यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन हो जाता है और इसके कारण क्या होता है कि हमारी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। कहता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में जो ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल भाग लेते हैं और इसलिए इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। किनको, जीवाणु और नीले हरे शैवाल को। ये कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीले हरे शैवाल के हैं चित्र और ये है साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक और करता है हमारा सूक्ष्म जीव। वो क्या करता है, पर्यावरण का शुद्धिकरण करता है। कैसे, कहता है अपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात पहेली बूझो दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। यानी कि पहेली और बूझो दो ऐसे छात्र थे जो अपने विद्यालय के माली को देखा कि उन्होंने क्या किया कि एक छोटे से गड्ढे में कुछ कुछ चीजें को डाल देता था, तो इन्होंने भी अपने घरों से क्या किया कि पत्तियां फल सब्जियों का कचरा लाया और उस गड्ढे में डाला। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उस गड्ढे में उसका विघटन हो गया, इन कचरों का विघटन हो गया और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर यह क्लब 2.5 कहता है 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए और इन्हें ए और बी से चिन्हित कर दीजिए। 2 गमला लेना है, उसका नाम एक का नाम कर देना है ए और दूसरे का नाम कर देना है बी और दोनों में क्या करना है, आधा आधा मिट्टी भर देना है। कहता है एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले यानी बी में क्या करना है, पॉलिथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि से भर दीजिए। कहता है उन्हें एक और रख दीजिए। कहता है 3 से 4 सप्ताह बाद उसका परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि ये जो गमला है उसमें क्या डाला गया है, पौधे का कचरा डाला गया है। यानी कि आप सब्जियों का कह सकते हैं कि छिलका वगैरह हो गया या पौधे के पत्ते हो गया या तो छोटी मोटी पतली टहनियां हो गया, उन चीजों को डाला गया, पुआल हो गया, घास डाला हो गया, ये सब पौधे का ही कचरा है, उसको डाला गया था। और ये कुछ दिनों यानी 3 से 4 सप्ताह में क्या हो जाएगा, ये सड़ गल करके खाद बन जाएगा। जबकि बी गमला में क्या होगा कि पॉलिथीन की थैली डाला गया, कांच की खाली बोतलें डाला गया और प्लास्टिक के टूटे खिलौने डाले गए, तो ये ना तो कभी सड़ेगा और ना तो कभी खाद बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है सो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यानी कि पेड़ पौधे के लिए हानिकारक है। जबकि पौधे के कचरा वगैरह क्या होता है, ये सब कचरा को अगर आप किसी गड्ढे में डाल देते हैं और जब वो वहां पर कुछ दिनों के लिए रहता है तो ये सड़ गल करके एक अच्छा सा खाद बन जाता है, जिसका उपयोग आप अपनी बागवानी में कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं और इस प्रकार से वो एक अच्छा बेनिफिट देता है। कहता है क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है, यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है। आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है और यह कैसे हुआ। कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। अच्छा, इसका जो विघटन हुआ यानी कि गमला ए में जो ये पौधे का कचरा वगैरह था, इसका विघटन कैसे हुआ, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वही यहाँ पर बोला गया। कहता है इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। अच्छा, ये जो कचरा बना है ये किससे बना है, पौधे के कचरे से बना है और फिर इसको कहाँ डाला जाएगा, पौधे के जड़ों के पास डाला जाएगा। और पौधे का जड़ क्या करेगा, यानी कि ये जो पोषक तत्व है यानी ये जो सड़ा गला खाद जो बन गया है, इसको क्या करेंगे, पेड़ों के द्वारा, पौधों के द्वारा फिर से इसका उपयोग कर लिया जाएगा। कहता है क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी
कि पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। कहता है सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद्य परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, यहीं पे देखा होगा कि वो जैसे का तैसा रह जाता है। यानी कि पॉलीथीन की थैली ना तो कभी सड़ता है ना तो गलता है, इसको सड़ने के लिए काफी समय लगता है। कांच की खाली बोतलें ये तो कभी भी नहीं सड़ता है। प्लास्टिक के टूटे खिलौने, इसको भी वेस्ट होने में काफी वक्त लगता है, कई सालों का वक्त लगता है। इसलिए ये सारे कुछ भी नहीं हो सकता, सूक्ष्म जीव इसको अपघटित नहीं कर सकता है। कहता है आप अक्सर बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। यानी कि कहता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कहता है कि जो जंतु होते हैं, यानी कि गाय, बैल, बकरी या अन्य कोई भी जंतु है, वो जब मर जाता है तो उसका शरीर सड़ जाता है। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि उसका शरीर विलुप्त हो जाता है। तो आखिर वो कहाँ चला गया? तो बड़े मांस के टुकड़े कुत्ते खा जाते हैं, गिद्ध खा जाता है, कौवा खा जाता है, जबकि उसकी हड्डियों में बहुत सारे मांस फंसा हुआ रहता है। तो उसको कौन खा जाता है? तो उसको खा जाता है सूक्ष्म जीव। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि ये जो मृत जैविक अपशिष्ट है उसका अपघटन कर देते हैं और वो सरल पदार्थों में इसका परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ना तो गंदगी फैलता है और ना तो किसी प्रकार का हानि कोई पदार्थ उत्पन्न होता है। और फिर से वो उसी मिट्टी में चला जाता है पोषक तत्व के रूप में, और जिसका उपयोग पौधे फिर से पोषक तत्वों को अवशोषित करके उसका उपयोग करते हैं। कहता है इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे सूक्ष्म जीव जो है सो पर्यावरण को क्या करता है, शुद्ध करने में बड़ा ही भूमिका निभाता है। यानी कि पर्यावरण की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का बड़ा ही अहम रोल है। कहता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। कहता है सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। अभी तक आपने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिट है। आपने देखा कि सूक्ष्म जीव दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और वो एक फायदे वाली चीज है। उस दही से बहुत सारी चीजें बनता है, जैसे कि इडली बनता है, डोसा बनता है, भटूरे बनता है। और साथ ही आपने देखा होगा कि इस सूक्ष्म जीवों से पेनिसिलिन जैसी दवाइयां बनता है और अनेक प्रकार की प्रतिजैविक दवाइयां बनता है। आपने देखा कि इससे अल्कोहल बनता है, शराब का निर्माण होता है, और इस प्रकार से एक शराब का बहुत बड़ा उद्योग हमारे देश में चलता है या पूरी दुनिया में चलता है। आपने देखा कि ये हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में, उसे स्वच्छ रखने में, शुद्ध करने में बड़ा ही भूमिका निभाता है। और इस प्रकार से आपने देखा कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए हर प्रकार से लाभदायक है। वो हमें अपने क्रियाकलापों से हमें फायदा ही पहुंचाता है। बट अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सूक्ष्मजीव ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है और उसकी क्या क्रियाकलाप है जिस कारण क्या होता है कि हम लोगों को हानि होती है। कहता है सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं अथवा रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, यानी कि इसको खराब कर देते हैं। आगे कहता है कि इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी कि मनुष्यों में किस किस प्रकार के रोग होते हैं और उसके पीछे कौन सा सूक्ष्म जीव है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास के द्वारा, पेयजल के द्वारा, यानी जब हम लोग पानी पीते हैं, और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। यानी कि हम लोग जब पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इससे तो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश करता ही है। कई बार संक्रमित व्यक्ति, यानी किसी को किसी प्रकार का कोई संक्रमण बीमारी है और जब उसके संपर्क में आप आते हैं या किसी जंतु के संपर्क में आते हैं जिसको पहले से कोई संक्रमित रोग है, तो उसके शरीर में टच करने से भी आपके शरीर में उसका सूक्ष्म जीव प्रवेश कर सकता है और आपको भी वह रोग हो सकता है। कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कायिक संपर्क का मतलब होता है शरीर का संपर्क हो जाना, यानी और जब इस प्रकार से फैलते हैं तो उसको बोलते हैं संचरणीय रोग। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है, जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता, बड़ी माता बोला जाता है हमारे यहाँ, एवं क्षय रोग वगैरह। ये सारे क्या होते हैं? संचरणीय रोग होते हैं, यानी कि ये संचरण करके फैलते हैं। आगे कहता है कि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, यानी कि विषाणु भी वायु में आ जाता है। यानी कि किसी को मान के चलो कि जुकाम है और
वो क्या करता है, जुकाम वाले व्यक्ति छींकता रहता है, और जब वो छींकता है तो उसके नाक से मुंह से छींके निकलता है। उस छींक में क्या होता है कि जो रोग कारक वायरस है, जो विषाणु है, वो वायुमंडल में आ जाता है, और जब आप उस छींक को अपने सांस के साथ में आप खींच करके अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, उस छींक के साथ साथ वो विषाणु भी आपके शरीर के अंदर चला जाएगा और वह रोग आपको भी हो जाएगा। और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कहता है तब आप संसर्गीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। मान के चलिए कि किसी को संसर्गीय रोग है, तो सबसे पहले आपको उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, और यदि आप जाते हैं तो आपको बच के रहना है। और जिसको संसर्गीय रोग है, उसकी पहली जिम्मेवारी है कि वो जब भी कभी छींकता है या खांसता है तो उसको अपने मुंह और नाक को ढक करके रुमाल से या हाथ से, ज्यादा बेस्ट होता है कि वो अपने रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढक ले, उसके बाद ही छींके। तो इससे क्या होगा कि छींक वायुमंडल में नहीं आएगा, हवा में नहीं आएगा, और फिर दूसरे लोगों को सर्दी जुकाम नहीं होगा। आगे कहता है कि छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाए। देखो हमने बताया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि जो सूक्ष्मजीव है उसको ढोने का कार्य भी करता है, कुछ कीड़े और कुछ जंतु है, और इसलिए उसको रोग वाहक बोला जाता है। कहता है कि इसमें घरेलू मक्खी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। घरेलू मक्खी क्या करता है कि छोटे छोटे सूक्ष्मजीवों को ढोता है अपने पैरों में। कहता है मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। ऐसा संदूषित भोजन करेगा, उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, बिना ढक के भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसको मलेरिया परजीवी कहते हैं, का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मादा एनोफिलीज मच्छर है, और यहाँ पर बताया गया है कि मादा एनोफिलीज मच्छर को कौन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि घरेलू मक्खी एक बड़ा ही रोगवाहक जीव है। और दूसरा जो उदाहरण है वो है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो प्लाज्मोडियम को ढोने का कार्य करता है, जिसे मलेरिया परजीवी भी कहते हैं, और इसी प्लाज्मोडियम के कारण लोगों को मलेरिया रोग हो जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रोग वाहक है वह है मादा एडिस मच्छर, जो डेंगू के वायरस को ढोने का कार्य करता है। तो आपको रोग वाहकों से बचने की आवश्यकता है। आगे कहता है कि अध्यापक आपसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें। चूंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि जब आपके घर के आसपास या आप जहाँ रहते हैं मोहल्ले में जब पानी इकट्ठा रहेगा तो उस पानी में अनेक ऐसे सूक्ष्म जीवों का अंडा पलेगा, बच्चा पलेगा, जो आसपास के घरों या पूरे मोहल्ले में रोग को फैलाने का कार्य करेगा। आगे कहता है कि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। कूलर हो, टायर हो या फूलदान हो, यानी कि कोई भी बर्तन हो, कोई भी पात्र हो, अपने घर के आसपास या जहां कहीं भी आप रहते हैं, किसी भी पात्र में आपको पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। यहाँ तक कि जमीन में बने जो गड्ढे होते हैं, कुआं से हो, चापाकल से हो या किसी अन्य जल स्रोत से हो, जब पानी इकट्ठा होता है तो आपको इकट्ठा नहीं होने देना है। और अगर इकट्ठा होता है तो आपको उसको नियमित सफाई करनी चाहिए। और यदि नियमित सफाई नहीं हो पाती है तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे ऐसे मच्छर या मक्खियां पलेगा जो रोगों को फैलाने का कार्य करेगा। कहता है कि कहीं भी जल को एकत्र ना होने दे, अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सारणी दी गई है 2.1। कहता है मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। यहाँ पर मानव रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका यानी कि वो कैसे फैलता है, और बचाव के उपाय यानी कि आप जब ये रोग फैलेंगे तो इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, इसकी पूरी सूची दी गई है। क्षय रोग, ये कैसे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। ये फैलता कैसे है, वायु के द्वारा ये संक्रमित होता है, यानी कि हवा में ये जीवाणु इधर से उधर उड़ता है और फिर लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, और उचित समय पर इसका टीकाकरण भी कराया जाना चाहिए। सिर्फ क्षय रोगों के लिए नहीं बल्कि खसरा रोग के लिए भी। ये कैसे फैलता है, वायरस से फैलता है। कैसे फैलता है, वायु में ये संक्रमित होता है।
चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता, बड़ी माता या मछली माता कहते हैं, इसके कारक कौन होते हैं? वायरस होते हैं। और ये कैसे फैलता है? वायु से या सीधे संपर्क के, व्यक्ति के शरीर से अब जब संपर्क करेंगे तो ये फैल सकता है, या फिर वायु के द्वारा ये फैलता है। पोलियो रोग कैसे फैलता है? पोलियो रोग इसका वारक पोलियो रोग इसके कारक होता है वायरस। और ये कैसे फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है और जल के द्वारा फैलता है। और जिसको भी ये सारे रोग हो जाते हैं उससे आप दूरी बनाए रखें, उनकी वस्तुओं को अलग रखें और उचित समय पर उसका टीकाकरण कराएं। ये इसका बचने का सामान्य तरीका है। आगे हैजा जो रोग होता है, ये जीवाणु के कारण फैलता है और ये जल के कारण और भोजन से ये संक्रमित होता है, ये संचरण करता है। साथ ही टाइफाइड रोग ये जीवाणु के कारण होते हैं और ये जल के द्वारा फैलता है। और इससे बचने का तरीका क्या है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन खाना एवं उबला हुआ पेयजल को पीना चाहिए और साथ में टीकाकरण को भी करवाना चाहिए। आगे हेपेटाइटिस ए, ये वायरस रोग के कारण होता ये वायरस के कारण होता है और ये जल से फैलता है। कहता है उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और साथ में टीकाकरण करवाना चाहिए, इससे हेपेटाइटिस ए आपको नहीं होगी। आगे है मलेरिया रोग, ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है और इसके इसके वाहक होते हैं मच्छर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मादा एनोफिलिस मच्छर। ये क्या करता है कि मलेरिया परजीवी को धोने का कार्य करता है और इसके कारण क्या होता है कि ये मलेरिया रोग लोगों को हो जाता है। इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? मच्छरदानियों का प्रयोग किया जा सकता है, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग किया जा सकता है, कीटनाशक का छिड़काव या मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वहां पे मच्छर उत्पन्न होंगे और फिर वो मलेरिया को अपने साथ आपके घर तक लाएंगे। कहता है मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग और उसके फैलने और रोकने के कुछ उपाय ऊपर दिए गए हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जंतुओं में होने वाले अब जीवाणु, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी कि दूसरे जो जंतु हैं उसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उसके कारक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कहता है कि अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं पशुओं में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय की खुर में एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है जो एंथ्रेक्स रोग का एक उदाहरण। यहाँ पे कहता है कि रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, और यही रोग मनुष्यों में भी हो जाता है और मवेशियों में भी हो जाता है। और इसका कारक क्या है? जीवाणु। इतना ही नहीं, पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं और उसके पीछे भी सूक्ष्म जीव होता है। कहता है कि अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। यानी कि ये जितने भी पौधे बताए गए हैं, ये फसल के पौधे, उसमें भी क्या हो जाता है? बीमारियां हो जाता है। कहता है रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। और तालिका 2.2 में कुछ ऐसे पादप रोग दर्शाए गए हैं जिसे हम लोग अभी देखेंगे। कहता है कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणी 2.2 सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग यहाँ पर दिया गया है, उसके कारक क्या है और उसका संचरण का तरीका क्या यहाँ पर दिया गया। यानी कि पादप रोग, यानी कौन कौन से पौधे में रोग होते हैं। तो नींबू कैंकर, यानी कि नींबू में होने वाला ये बीमारी है नींबू कैंकर, ये इसके पीछे का कारक है जीवाणु और ये हवा के द्वारा फैलता है। दूसरा है गेहूं की रस्ट, ये इसके पीछे का कारक होता है कवक और ये बीज के द्वारा और वायु के द्वारा फैलता है। यानी कि पहले से अगर किसी गेहूं के बीज में ये रोग है और उसे यदि आप लगाते हैं तो उस गेहूं में भी ये रस्ट हो जाएगा। भिंडी की पीप वायरस के कारण फैलता है और इसका संचरण कीट के द्वारा होता है। खाद विषाक्तन, यानी कि फूड पॉइजनिंग। कहता है बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया, वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे बमन यानी उल्टी होने लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। अब सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कहता है कि पहले को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। कहता है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना भयानक होता है भाई खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। इसलिए थोड़ा सा देख समझ के ही खाने की आवश्यकता है। कहता है अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। कहने का तात्पर्य है कि आपको भोजन ऐसा करना है जो लंबे समय से रखा हुआ नहीं है, यानी ताजा बना है उसे खाइए तो आपके लिए बेस्ट है। अन्यथा लंबे समय से पड़ा हुआ खाना को अगर आप खाते हैं तो हो सकता है उसमें कई ऐसे प्रकार के सूक्ष्म जीव होंगे जो खाना को विषैला बना चुका है
और जब आप उसे खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद आपके पेट में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न होंगे जिसके कारण वो आपके शरीर के अंदर रहेगा नहीं, बल्कि उल्टी के दौरान निकल आएगा, या तो फिर किसी प्रकार की बीमारी आपको हो सकता है। इसलिए आपको बासी भोजन नहीं करना चाहिए। आगे कहता है खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाने को बचाने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। कहता है कि हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा है। कब? एक अध्याय में, इसी में। कहता है हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। यानी हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो लंबे समय तक उसको रखा जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है कि रोज जो खाना बनता है उसका भी सेवन एक ही बार नहीं कर लिया जाता, बल्कि कई घंटों के उपरांत किया जाता है। तो ऐसे में कुछ घंटों तक रखे रहने से भी कच्चे भोजन में सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, और इस प्रकार से वो जब वो खाना बासी हो जाता है कुछ घंटों में, और जब उसको आप खाएंगे तो वो खाद्य विषाक्तन का काम करता है, फूड पॉइजन काम करता है। तो आप उस खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, हम आगे इसी के बारे में जानेंगे। कहता है कि आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक संक्रमण कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं पर ब्रेड रखा हुआ है तो उसमें कवक लग जाते हैं, यानी कि फफूंद वगैरह लग जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, यानी कि हमारे खाने को खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। समझ लीजिए कि आपके खाने से अगर दुर्गंध आने लगा है तो उसमें संक्रमण हो चुका है, सूक्ष्म जीव लग चुके हैं। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, यानी कि उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। किसी भोजन में जब कोई कीड़ा लग जाता है तो उसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा उसका रंग रूप में परिवर्तन आ सकता है। कहता है क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, आपको बताना है। तो हाँ, खाद का संदूषण होना एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जिसके कारण खाना खराब हो जाता है। कहता है पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। यानी कि जो पहेली है, जो लड़की है, उसने देखा कि वो कुछ आम खरीद के लाई हुई है और कुछ दिनों तक उसने रख दिया, उसको खा नहीं पाई, उसके बाद वो आम सड़ गया। जबकि उसने देखा है कि उसकी दादी जो आम का अचार बनाती है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होता है, काफी दिनों तक उसको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से उसी आम का सड़ जाना तुरंत और उसी आम को लंबे समय तक अचार के रूप में उपयोग कर पाना, ये थोड़ा सा उसको भ्रमित कर रहा था, उसको थोड़ा सा अचंभा में डाल रहा था। कहता है आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। कहता है हमें इन्हें सूक्ष्मजीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। कहता है रासायनिक उपाय। कहता है नमक एवं खाद्य तेल यानी कि सरसों तेल वगैरह का उपयोग कर सकते हैं आप। उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें इन्हें परिरक्षक कहते हैं। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक है, यानी कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इसका उपयोग करके आप खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। कहता है जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। यानी कि नमक के द्वारा किस खाने को परिरक्षित किया जाता है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कहता है सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। यानी कि नमक का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, मांस को परिरक्षित कर सकते हैं, मछली को परिरक्षित कर सकते हैं, आम को परिरक्षित कर सकते हैं, आंवला को परिरक्षित कर सकते हैं और इमली को परिरक्षित कर सकते हैं। यानी कि इन सारे खाद्य पदार्थों में अगर आप नमक मिला देते हैं तो फिर इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। चीनी के द्वारा परिरक्षण। कहता है जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और इस प्रकार से आप चीनी के उपयोग से आप जैम, जेली और स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर सकते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरका यानी कि विनेगर के द्वारा आप किस प्रकार से भोजन को परिरक्षित कर सकते हैं। कहता है तेल और सिरका का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर गर्म और ठंडा करके भी कुछ चीजों को परिरक्षित कर सकते हैं। कहता है आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि हम कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। आपने देखा होगा कि दूध को
पहले उबाला जाता है और जो उसमें सूक्ष्मजीव रहता है वो नष्ट हो जाता है और फिर उसको फ्रिज में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो लंबे समय तक आराम से परिरक्षित रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं आता है। आगे कहता है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुकृत होता है और ये पाश्चुरीकरण क्या है इसे हम समझेंगे। कहता है पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। कहता है इसके लिए दूध को इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। कहता है इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। और इस पाश्चरीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग दूध को संरक्षित करते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा या खराबी नहीं होता है और उसमें किसी प्रकार का कीड़ा और उसमें किसी प्रकार का ना तो कीड़ा लगता है और ना ही उसमें किसी प्रकार की खराबी आता है। और साथ ही हम लोग भंडारण और पैकेजिंग के द्वारा भी कुछ भोजन को परिरक्षित करते हैं। कहता है आजकल मेवे अथवा सब्जियां भी वायु रोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा कि किशमिश, गड़ी, छोहाड़ा वगैरह जो मेवे होते हैं वो आजकल सील पैक पैकेट में आता है और कुछ सब्जियां भी जैसे कि मशरूम वगैरह सील पैक पैकेट में आते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे के खाने वाले जो होते हैं जैसे कि कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सब जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये सब पैकेजिंग किया हुआ, वायु रोधी सील पैकेजिंग किया हुआ आता है और इस प्रकार से उसका परिरक्षण किया जाता है और वो लंबे समय तक दुकान में पड़ा रहता है। फिर बच्चे जाते हैं और उसे खरीदते हैं, खाते हैं, फिर भी वो खराब नहीं हुआ रहता है। हाँ, कोई कोई पैकेट अगर किसी भी प्रकार से फट गया है और ऊपर से उसमें हवा प्रवेश कर गया है तो निश्चित तौर पर वो खराब हो जाएगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका सीधा सीधा मतलब है कि खेतों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जब किसी फसल के द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग कर लिया जाता है तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व का कमी हो जाता है। फिर उसमें नाइट्रोजन को कैसे स्थिर किया जाए, फिर से उसकी पुनः पूर्ति किया जाए, इसी के बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। तो आइए समझते हैं। कहता है कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में आप पढ़ा है जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कहता है स्मरण कीजिए राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, यानी कि राइजोबियम जीवाणु जो है दलहन पौधे के जड़ों की ग्रंथियों में रहता है और वहीं से वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। कहता है जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कहता है कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है जो 78% है। कहता है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके बारे में अगले भाग में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेग्यूम पौधे की जड़ें हैं और इसकी ग्रंथियां हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे बिंदी देख रहे होंगे, ठीक है। और इसी में राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है जो वायुमंडल से, यहाँ से वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचते हैं और इसका उपयोग करके और यहाँ पे नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं। फिर से ये पौधे उसे मिट्टी में उसे मिला देते हैं और जिसका उपयोग पौधे की जड़ें उसको खींच करके और उसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन चक्र कहता है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। कहता है नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि पौधे जो है सो वायुमंडल में उपस्थित, जैसे मान के चलिए कि ये पौधा है तो यहाँ वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन यानी कि बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन उस नाइट्रोजन का उपयोग ये पौधे नहीं कर सकता है। तो फिर उपयोग कैसे करेगा? तो होता क्या है कि इन पौधों के जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो इस डायरेक्ट जो वायु के रूप में नाइट्रोजन है उसे अवशोषित करता है और फिर इसे लिक्विड के रूप में इस मिट्टी में यहाँ पे ये मिला देता है और फिर उस मिट्टी में मिले हुए नाइट्रोजन को जल के साथ ये पौधे की जड़ें उसे अवशोषित करता है और फिर इसका उपयोग करता है। कहता है जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र के द्वारा कर लेते हैं। हमने बताया ना कि इसे जड़ तंत्र के द्वारा इसे अवशोषित कर लेता है यहाँ पे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के उपरांत। कहता है इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं और पौधे पर रहने वाले यानी कि पौधे को खाने वाले जितने भी जंतु हैं वो क्या करते हैं, फिर इस पौधे में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है या अन्य जो प्रोटीन होता है या नाइट्रोजनी यौगिक होता है उसे प्राप्त करते हैं
और फिर उसका जो सो पोषण होता है। कहता है पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद, यानी कि इस पौधे में जो नाइट्रोजन है और जो जंतु इस पौधे को खाता है उसमें नाइट्रोजन चला गया है। कहता है उसकी मृत्यु के बाद, यानी इस पौधे की मृत्यु के बाद और इस पौधे को खाने वाला जो जंतु है उसकी मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनीस यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। यानी कि इस पौधे में और इसको खाने वाले जंतु में जो नाइट्रोजन की मात्रा चली गई है, उस जीवों की मृत्यु के बाद वो नाइट्रोजन फिर से इसी मिट्टी में समाहित हो जाता है और जिसका उपयोग फिर से दूसरे पौधे जो उस समय जीवित होते हैं वो करते हैं। कहता है कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। और इस उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो यहाँ पर लिक्विड के रूप में जो नाइट्रोजन है उसको फिर से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन 78% जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा लगातार स्थिर रहती है। इसलिए आप देखते हो कि लंबे समय से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% का 78% बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ दिया गया वायुमंडल नाइट्रोजन, यहाँ पे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित किया जाना, यानी कि इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। और फिर से क्या होता है कि ये सारे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक जो इन सारे माध्यमों से क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन आकर के मिट्टी में समाहित हो जाता है। इन माध्यमों से यहाँ पे मिट्टी में समाहित हो जाता है। अब ये मिट्टी में समाहित नाइट्रोजन विभिन्न माध्यमों से फिर से इस वायुमंडल में चला जाता है। कैसे? अब इस नाइट्रोजन की मात्रा को पौधे कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं और फिर इस पौधे में जमा नाइट्रोजन की मात्रा को जंतु इस पौधे को खा करके अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं। फिर इस जीव की मृत्यु हो जाती है और फिर इसका उत्सर्जन हो जाता है और ये इसकी मृत्यु के उपरांत फिर से इसी मिट्टी में आकर के मिल जाते हैं। और फिर इस मिट्टी में मिला हुआ जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है कुछ जीवाणुओं के द्वारा फिर से उसको गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर से ये वायुमंडल में चला जाता है गैस के रूप में। और ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, ठीक है, और इसलिए इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में बताए गए सारे टॉपिक्स को हमने बढ़िया से कवर किया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।